नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है बड़े घर की बेटी। जमींदार बेनी माधव सिंह एक कर्मठ और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और गांव की नंबरदार की पोस्ट पर भी काम करते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ था और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। बड़ा बेटा कर्मठ बीए पास था और उसने एक सरकारी नौकरी भी पाली थी जहां वो अफसर था। बहुत परिश्रमी इंसान था और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की थी और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो यहाँ तक पहुँचा। छोटा लड़का देखने में बहुत सुंदर था, दोहरे कद की कदकाठी और खान पान और अपनी देखभाल करने में माहिर था, इसलिए उसका शरीर भी हष्ट-पुष्ट था और वो लंबा चौड़ा नौजवान था। श्रीकंठ अपनी तरफ पढ़ाई के दौरान ध्यान न दे पाए, इसलिए उनका चेहरा अच्छे खान पान न मिलने की वजह से ज़्यादा न निखर पाया और शारीरिक दुर्बलता ने उनको घेर लिया था और देखने में भी ज़्यादा सुंदर ना लगते थे। ठाकुर बेनी प्रसाद कुटुंबों में मिलजुल के रहने के समर्थक थे। उनका मानना था कि एकल परिवार किसी भी तरह समाज में सफल नहीं हो सकते, उन्नति नहीं कर सकते और घर से अलग होने के लिए स्त्रियों को जिम्मेवार मानते थे। उनकी इन बातों से गांव की महिलाएं और लड़कियां दिल ही दिल उनसे चिढ़ती थीं, लेकिन खुल के कोई कुछ ना कह पाता। वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि जब कोई विपत्ति आती है तो पूरा परिवार साथ में मिलके उस विपत्ति को हल करता है तो चुटकियों में हल हो जाती है और सब हमारे पुरखे भी साथ में मिलके रहते आए हैं, चाहे कितना बड़ा परिवार हो। लेकिन नए ज़माने की लड़कियां औरतें थीं तो इसलिए उनकी बातों का मन ही मन विरोध करती थी और तो और खुद उनकी पत्नी भी उनकी सोच से बिल्कुल जुदा थी और जब घर में कलह होती तो वो यही सोचती कि कोई ज़बरदस्ती है क्या। जब नहीं समझ में आ रहा और आपस में तालमेल नहीं है तो अलग हो जाने ही ठीक रहता है। मेरे पति के पता नहीं कैसे विचार हैं महिलाओं के लिए। इस तरह से अपने अपने विचारों में बंध के भी सारा परिवार एक साथ था। भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन था, अकूत धन संपदा के मालिक थे। उनके पास कोई लड़का ना था औलाद के नाम पे और 7 लड़कियां थीं। पैसा बहुत था और इधर उधर पैसा खर्चा करने में भी माहिर थे, हर शौक पूरा करते थे, लेकिन दिल के बहुत उदार और प्रतिभाशाली इंसान थे, दयालु थे। उन्होंने अपनी 3 लड़कियों का ब्याह कर दिया था। चौथे नंबर पे आनंदी थी। पिता की दुलारी थी, बेहद खूबसूरत, दिलकश, गुणवती, रूपवती युवती थी वो। वाड़ी में साक्षात सरस्वती निवास करती थी। सर्वगुण संपन्न होने से पिताजी उस पे वारे न्यारे जाते थे और वो जवान तो थी तो पिता को उसके विवाह की चिंता विचलित करती, लेकिन
उसके योग्य कोई वर ना मिल पा रहा था, इसलिए परेशान रहते थे दिल ही दिल में। एक बार की बात है, गांव में किसी प्रयोजन के लिए श्रीकंठ ने चंदा जमा करना शुरू किया। चलते चलते चंदा लेते लेते वो ठाकुर भूप सिंह के भी निवास पर पहुंचे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। और अपना परिचय दिया ठाकुर साहब को। वो बहुत अच्छे लगे, उनके बोलचाल का तरीका, तहजीब उनके मन को भा गई। उनसे बहुत आत्मीयता से मिले और उनको अपने घर के अंदर ले जाके बैठाया, भरपूर स्वागत किया और चंदा भी अच्छा खासा दिया उनको। इस तरह दोनों का परिचय हुआ। श्रीकंठ तो चंदा लेके लौट आए, लेकिन ठाकुर सिंह के दिल में हलचल मची और ना जाने आनन फानन में उन्होंने कैसे ये फैसला ले लिया कि मेरी बेटी के लिए ये ही वर योग्य है और मैं अपना रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता इससे करके रहूँगा। दूसरे ही दिन वो श्रीकंठ के घर जा पहुँचे और बेनी माधव से अपनी बेटी के लिए श्रीकंठ का हाथ मांगा। बेनी माधव भी उसकी नौकरी लग जाने की वजह से उसके विवाह की चिंता में थे। जब योग्य कन्या मिली तो आनन फानन में दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और श्रीकंठ और आनंदी पति पत्नी बन गए। पिता ने बहुत कीमती तोहफे देके और अच्छा सामान देके भरे दिल से बेटी को विदा किया। आनंदी ने अपने नए घर को आके देखा, वहाँ के रंग ढंग देखे तो वो गांव की ऐसी जिंदगी से वाकिफ न थी। वो बहुत मायूस हो गई। ना यहाँ बाग बगीचे, ना उस मकान में खिड़कियाँ, ना पक्का फर्श, ना दीवार पे तस्वीरें, सीधी सादी देहाती गृहस्थी थी। फिर भी आनंदी ने सब्र किया और खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश करने लगी। एक दिन लाला बिहारी, जो कि श्रीकंठ के छोटे भाई थे, वो दोपहर में 2 चिड़िया लेकर आए और बोले आनंदी से कि भाभी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से इन्हें बना दो और मुझे खाना दे दो। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो मांस के साथ उसने दाल भी मांगी। आनंदी ने दाल परोस दी। बिहारी लाल बोला कि दाल में घी तो डाला नहीं भाभी। क्यों? आनंदी बोली, जो था उससे मैंने ये मांस पका दिया। लाल बिहारी गुस्से में बोला, अभी परसों ही तो लाया था मैं घी, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? आनंदी बोली, देवर जी, अभी सिर्फ पाव भर था जिसे मैंने मांस में डाल दिया और मांस पका दिया। इस पर लाल बिहारी ने उदंडता से कहा, तुम्हारे यहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं ना, ऐसे खर्चा कर दिया, जाने कहाँ चला गया घी। उसने उलाहना दिया तो आनंदी गाली और मार ये सब सह सकती थी, पर मायके की बुराई वो ना सह पाई। तड़प के बोली, इतना घी तो हमारे यहाँ नाई कहार ही खा जाते हैं। लाल बिहारी गुस्से से चिल्लाया, खबरदार, इस तरह की बात की तो खाने की थाली उठाकर फेंक दी और बोला कि जी में आता है तुम्हारी जुबान खींच के काट डालूं। आनंदी भी पीछे ना थी, बोली, तुम्हें मजा चखाऊंगी, रुक जाओ तुम अपने को समझते क्या हो? इस पर लाल बिहारी को गुस्सा आया। उसने अपने पैर से खड़ाऊ निकाली
और आनंदी के फेंक के मारी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। सर का निशाना लिया था, सर तो बच गया। आनंदी ने अपने को बचाने के लिए जैसे ही खड़ाऊ को रोका, वैसे ही उसकी उंगली में चोट आ गई। खड़ाऊ उसकी उंगली से टकराई, वो करहा के रह गई और लाल बिहारी वहां से चला गया। ये पलंग पे लेट के रोने लगी और सिसकती रही, और अपने पिता और घर की याद में उसको बहुत रोना आया। वहाँ कितने आराम से रहती थी, यहाँ इतना काम भी करती हूँ। वहाँ किसी ने फूल की छड़ी से भी ना मारा था, यहाँ पे चप्पल जूते चल रहे हैं, खड़ाऊ चल रही हैं। इस तरह के विचार से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और जार जार रोने लगी और अपने पति को याद करने लगी। पति श्रीकंठ काम के सिलसिले में बाहर गए थे और अक्सर अफसर होने की वजह से बाहर ही रहते। और आज श्रीधर के आने के 2 दिन बाकी थे। वो हर शनिचर को आते थे और पूरा शनिचर रहते, फिर इतवार रहते और सोमवार की सवेरे फिर निकल जाते अपने काम के सिलसिले में बाहर। वो बाहर जैसे ही आए दूसरे दिन, वैसे ही बाहर पड़ी चरपाई पर उनको बैठा लिया गया। गांव के जो संभ्रांत लोग थे, कुछ लोग ऊंचे तबके के थे, कुछ आस पड़ोस के थे, सब लोग इधर उधर की बातें करने लगे। हफ्ते भर के सारे समाचार उनको सुनाने लगे, कहाँ क्या हुआ, किसका मुकदमा चल रहा है, किसके यहाँ कौन जानवर मर गया, किसके यहाँ क्या हुआ है। इस तरीके की बातें चल रही थी। उन लोग बातों में इतने मशगूल हो गए कि समय का ध्यान ना रहा, ना भूख प्यास लगी, ना आराम का ध्यान लगा, और सब बातें करते रहे। रात के 10 बजे जब बातचीत से फारिग हुए, सब नींद ने घेर लिया, तब सब अपने अपने घर चले। श्रीकंठ भी उठ के अपने घर की तरफ चले और आकर खाना खाया। तब भी उन्हें कोई घर की बात ना पता थी कि घर में क्या हुआ है। आनंदी तो जब से वो आए थे तब से इंतजार कर रही थी, गुस्से में भी थी कि अंदर नहीं आ रहे, बाहर ही रुके हुए, लेकिन नारी सुलभ लज्जा के मारे और परिवार की मर्यादा के मारे चुपचाप बैठी थी। जब तक वो सोची कि मैं कुछ बताऊंगी, तब तक खाने के बाद श्री लाल बिहारी ने उनको रोक लिया, जो कि उनका छोटा भाई था। शिकायत की कि भाभी को समझा दो भैया, मुंह संभाल के बात किया करें, नहीं तो किसी दिन इस घर में अनर्थ हो जाएगा। छोटे भाई की ऐसी त्योरी देखकर श्रीकंठ का मूड खराब हो गया। वो समझ गए जरूर कोई बात है बड़ी। उसकी बात सुनकर बेनी प्रसाद पिताजी भी आ गए। बोले, औरतों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी औरत की जुबान आजकल बहुत चलने लगी, श्रीकंठ समझाओ उसको। पिता ने खुलेआम बिहारी का साथ दिया और बुराई का साथ दिया। लाल बिहारी आगे बोले, अगर ये बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं, इससे कह दो तमीज से बात किया करे। श्रीकंठ बोले, आखिर बात क्या है, ये किस तरीके की बात कर रहा है। बिहारी लाल बोले, कुछ नहीं, यूं ही उलझ गई मुझसे, मैके की बात करके मुझको नीचा दिखाने लगी। बताओ भैया, हम लोग यहाँ रहते हैं और हमारा घर हमारे हिसाब से चलता है, ये हम लोग को वहां के ताने क्यों बताती है। श्रीकंठ खामोश रहे। आनंदी अंदर थी, क्या बोलती आदमियों के बीच में, ये सब सुन के कमरे में चुपचाप बैठी रही।
थोड़ी देर के बाद सबकी बात सुन के जब बात खत्म हो गई तो श्रीकंठ उठे और अपने कमरे में गए। आनंदी की तरफ देखने लगे। आनंदी ने कुछ जाहिर ना किया कि मैंने सबकी बात सुन ली है, और ना आप अपनी तरफ से कुछ बताने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर के बाद श्रीकंठ ने बातचीत शुरू करी कि आनंदी, तुमने घर में ये क्या कोहराम मचा रखा है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। ये उपद्रव कैसा है? आनंदी ने त्योरियां चढ़ा के कहा, उन्होंने तुमसे जो कुछ झूठ बता दिया, बढ़ा चढ़ा के बता दिया, तुम उसी पे यकीन मान गए। ये बताओ कि तुमने एक बार भी मुझसे पूछा? जो उनकी बातों में आ गए हो। मेरे ही भाग्य फूटे हैं, वरना ये गंवार लड़का मुझसे ऐसी गंदी बात न करता। श्रीधर ने कहा, तुम बताओ पूरी बात क्या है। बोली, कोई बात नहीं थी। दोपहर में कल की बात है कि ये 2 चिड़िया लेके आए, मुझसे बनाने के लिए कहा कि इसको जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है। जितना घी रखा था बर्तन में वो चिड़िया के लिए काफ़ी था, मैंने वो पूरा डाल दिया। इसने बाद में दाल भी मांगी तो घी मांगने लगा। घी खत्म हो चुका था क्योंकि मैं उसमें डाल चुकी थी। ये ताना देने लगा कि इतना घी मैं लाया था, एक दिन पहले वो कहाँ गया। इसी से बात बढ़ती गई और इसने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें भी बोली, मेरी ज़ुबान काटने के लिए कहा और बहुत बुरा भला भी कहा। तभी मैंने अपने मैके की बात कही कि इतना घी हमारे नाई का हार खा जाते हैं, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी ये सब कहने की। और इसने फिर मुझे अपनी खड़ाऊ फेंक कर मारी, और इसने ये बात तुम्हें ना बताई। मैं दरवाजे पे खड़ी अभी सब सुन रही थी। अगर मेरे माथे पे लग जाती तो सोचो मैं जिंदा बचती, या मेरे सिर से खून ना बहने लगता, या मैं बेहोश ना हो जाती। तुम बताओ कि ये बात सही है। बेनी प्रसाद गुस्से से कांपने लगे। बोले, इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि इस घर में अब जूते चप्पलों की, खड़ाऊ की बौछार हो रही है, और मैं काम की वजह से बाहर मेरी औरत के साथ ऐसा। अनायास वो उठे और गुस्से से बोले कि कल इस बात का फैसला हो जाएगा हर हाल में, किसी तरह रात काट लो। अनजानी आशंका से आनंदी का दिल घबरा गया, क्योंकि किसी भी कीमत पे वो ये नहीं चाहती थी कि मेरा घर बर्बाद हो। वो सबको बहुत चाहती थी, लेकिन स्थिति ही ऐसी बन गई थी। और श्रीकंठ सुबह होने का इंतजार करते रहे। इस तरह से सवेरे का टाइम आया। सीधे श्रीकंठ पिताजी के पास पहुंचे और बोले कि पिताजी, अब या तो लाल बिहारी रहेगा घर में या मैं रहूंगा। फैसला जल्दी कर दो, इस घर में अब अन्याय का प्रकोप है, मैं ऐसे काम बाहर ना कर पाऊंगा। और हमारे घर की परंपरा रही है कि किसी स्त्री पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी औरत को इसने खड़ाऊ फेंक कर मारी, इसकी इतनी औकात हो गई है। पिताजी, मैं कभी ये ना बर्दाश्त करूंगा, आप जल्दी फैसला करो, मैं अब सह नहीं पाऊंगा। पिताजी ने धीरे से कहा कि लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है बेटा, उससे भूल चूक हो गई है, माफ कर दो। इस तरह घर छोड़ के ना जाओ और ना उसे जाने कहो। श्रीकंठ बोले कड़ी आवाज में, पिताजी कान खोल के सुन लीजिए, वो भाई था पर अब नहीं है। बेनी माधव बोले, औरत के पीछे ऐसी बात करोगे? श्रीकंठ बोले, उसकी इस धृष्टता को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। बात औरत की नहीं है, बात असूलों की है। उसने खड़ा उखाकर भी हाथ ना उठाया बराबर से, ना उसने
कुछ कहा, वो चुपचाप पड़ी रोती रही। आप बताओ ये बात सही है कि नहीं, और आप भी इसी का साथ दे रहे हो। मेरी गैर मौजूदगी में ये सब हुआ, आप कहाँ थे? दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। आप इंसाफ की बात करो, अब या वो रहेगा या मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। लाल बिहारी, जो कि इन आवाज़ों से जाग चुका था, चौखट पे खड़ा सारी बात सुन रहा था और सुबक रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, क्योंकि जैसे पिताजी की इज्जत करता था वैसे श्रीकंठ की भी बहुत इज्जत करता था और बहुत प्यार करता था। श्रीकंठ के सामने कभी चरपाई तक पे ना बैठा था और उनके सामने टिकता ना था, मुंह खोलना तो बहुत दूर की बात थी। श्रीकंठ भी भाई को बहुत प्यार करते थे, पिता के समान, और उसको खर्चा देना, उसके नाज नखरे उठाना। लेकिन आज ये कैसा माहौल बना हुआ था, दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मन थे। आनंदी ने लाल बिहारी को चौखट पे खड़े रोते देखा तो नारी हृदय पिघल गया, क्योंकि वो घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी। खुद को कोसने लगी कि बेकार ही पति से सारी बात बताई। उसे मालूम न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और श्रीकंठ घर अलग करने की बात करते रहेंगे, जो कि इस मामले में सबके खिलाफ थे। उनसे सारे गांव की औरतें इसीलिए चिढ़ती थी कि वो कभी घर अलग करने की बात नहीं करने देते थे, इसके समर्थक ना थे, और आज खुलेआम खुद ही अपने घर को अलग करने कह रहे थे। लाल बिहारी बाहर खड़े रो रहे थे। आनंदी बोली श्रीकंठ से कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, एक बार लाल बिहारी को अंदर बुला लो, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, ये घर बर्बाद हो जाएगा। श्रीकंठ ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, या वो रहेगा या मैं। लाल बिहारी दरवाजे पे भैया की बात सुन चुका था, दौड़ता हुआ आया, भैया के पैरों में लिपट गया। भैया, भाभी, आप मेरे सब कुछ हो, ये मेरी आखिरी गलती है और मेरा आपको आज आखिरी प्रणाम हो। आप कहीं ना जाओ भैया, ये तो आपका घर है और आप साधु इंसान हो, आपके अंदर इतने गुण हैं, मैं ही कमीना हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, भाभी को तकलीफ़ हुई, और मेरा इतना दुस्साहस हो गया कि माँ समान भाभी पर हाथ उठा दिया। अब मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं ही इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। अब कभी ज़िंदगी में आप सबके सामने ना आऊँगा, ना मुँह दिखाऊँगा। ये कहकर तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। तब तक आनंदी पीछे दौड़ी और बोली, देवर जी, आपको मेरी सौगंध है, एक कदम आगे न बढ़ाना, मेरा मरा मुंह देखना देवर जी, एक बार रुक जाओ, तुम्हें ईश्वर की सौगंध है। अब मैं सौगंध खाती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी बैर नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, तुम मेरे देवर नहीं मेरे भाई हो। श्रीकंठ सब बातें देख रहे थे, सुन रहे थे, उनके चेहरे पे भी आंसू गिर रहे थे, पिताजी भी रो रहे थे। श्रीकंठ भाभी देवर के इस लगाव को देखकर अपने को रोक ना सके और भाग के श्रीकंठ को और लाल बिहारी को आनंदी ने मिला दिया। दोनों एक दूसरे के गले लग के जार जार रोने लगे। उसी वक्त बेनी माधव भी बाहर आ गए। दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर उनकी आंखें भर आईं और वो भी रोने लगे, लेकिन ये उदासी के, जुदाई के आंसू ना थे, ये खुशी के आंसू थे। सारे गांव में धीरे धीरे ये चर्चा फैल गई। सारे गांव वाले आनंदी की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, बड़े घर की बेटी थी तो क्या हुआ, पर कितनी समझदार थी, सारे नाच नखरे छोड़ के आई थी, फूलों पे चलती थी, राजकुमारी की तरह रहती थी, लेकिन यहाँ इसने सबको अपना लिया था, कितना प्यार करने लगी थी सबको। और इस तरह से आनंदी की बहुत तारीफ हुई, क्योंकि वो वाकई एक समझदार औरत थी
और उसकी वजह से घर बिगड़ने से बच गया। यही मेरी कहानी साथियों ख़त्म होती है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। हमने आपने देखा हमारे आपके भी परिवारों में या आस पड़ोस में या सामाजिक जीवन में अक्सर ये स्थितियां आ जाती हैं कि छोटी छोटी बातें बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं। हमारी समझदारी इसी में है कि हम सब्र करें और जो समस्या है उसका हल निकालें, ना कि बातों को तूल दे के अलग होने की कल्पना करने लगें। 1 और 1 11 होते हैं। कभी भी कोई अकेला इंसान किसी विपत्ति को नहीं झेल सकता। जब हम सबके साथ मिलके रहते हैं परिवार में, तो आपने देखा होगा, हमने देखा है कि कितनी बड़ी बड़ी समस्या आ जाए हम चुटकियों में उनको हल कर लेते हैं, इसलिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा गुस्सा करना, हमारा जोश में आना और गलत कदम उठाना, ये सबके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अपने परिवार को छोड़ने की बात दिमाग में ना लाएं, ना कल्पना करें और ना किसी बात का सलूशन सोचें कि ये अलग हो जाना सलूशन है। ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की वो भूल है कि फिर जिस तरह से हम घर में रहते आए हैं, अगर हम दोबारा लौट भी आएँ तो हमारे मन में हमेशा एक चोर बना रहता है कि हम वही हैं जो इस घर को ठोकर मार के गए थे और आज फिर जब दुनिया में कहीं शरण ना मिली तो फिर वहीं आ गए। ऐसी स्थिति ना बने साथियों। हम खुद समझदार हैं। ये सब तो समाज में होता ही रहता है। जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो खटकते ही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें फेंक दिया जाए, अलग कर दिया जाए। मिलजुल के सब एक दूसरे के काम आते हैं और आते रहेंगे। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है साथियों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ऐड करें। आज भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सबके लिए, बहुत खुशी से अपने परिवारों में रहें और गुस्सा और गर्मी आपसे कोसों दूर रहे। हर बात का आप सब्र करें और सलूशन निकालें। परिवार के हर सदस्य को, चाहे भाभी हो, देवर हो, बुआ हो, फूफी हो, मामी हो, आंटी हो, जो भी रिश्तेदार हो साथ में, अगर वो आपके साथ रहते हैं, बड़े बूढ़े भी साथ में हैं, बच्चे हैं साथ में, तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। रिश्तों की गरिमा इसी से बनी रहती है। रिश्ते हमेशा कुर्बानी मांगते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हम रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं तो कुर्बानी देने में भी पीछे ना हटें, क्योंकि कुर्बानी देना ही प्यार का दूसरा रूप होता है, जो कि छलकता है हमारी बातों से। तो साथियों, आज से हम सब ये प्रण लेते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे कि हमारे परिवार हमसे दूर हो जाएं, क्योंकि परिवार के साथ वही एहसास होता है जैसे हमें एक पेड़ की छाया के नीचे होता है। सब मिलजुल के जब खड़े होते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है, ठंडक मिलती है। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करती हूँ साथियों। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।